नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट व रीट जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े एग्जाम्स हैं, जो भी बच्चे संस्कृत विषय को सिलेक्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों अब कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो संस्कृत का शिक्षा शास्त्र है उसमें हमारी संस्कृत शिक्षण की विधियाँ चल रही हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछली 4 क्लासेस हो चुकी हैं और जिन्होंने भी नहीं देखी हैं वह डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, तभी वह 5वीं क्लास देखें, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछली 4 क्लासों में। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनमें परंपरागत विधि के जितने भी प्रकार हैं उनको पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज से हम नवीन या आधुनिक की जितने भी प्रकार हैं, विधियों के प्रकार हैं, सभी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दोस्तों नवीन या आधुनिक विधि किसे कहा जाता है, देखते हैं दोस्तों। 1835 ईस्वी के पश्चात लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के बाद संस्कृत शिक्षण में जो विधियां अपनाई गई वह नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां हैं तथा इससे पहले की सभी शिक्षण विधियां प्राचीन शिक्षण विधियां हैं। तो दोस्तों प्राचीन विधियां हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं नवीन या आधुनिक विधि। तो नवीन या आधुनिक विधि किसे कहा जाता है दोस्तों? 1835 ईस्वी के पश्चात 1835 ईस्वी के बाद में जो लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा पद्धति आई थी उसके बाद की जो विधियां आई हैं उनको नवीन या आधुनिक विधि कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ से याद रखना, 1835 से पहले की जो विधियाँ थी उन्हें क्या कहा जाता था? प्राचीन विधि या परंपरागत विधि कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, समझ गए होंगे आप। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं नवीन या जो आधुनिक विधि है उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी विधियों को हमको पढ़ना है। तो दोस्तों पाठ्यपुस्तक विधि को पढ़ेंगे हम। प्रत्यक्ष विधि है, इसी को सुगम विधि कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे। हर्बट की पंचपदी विधि, विश्लेषण विधि देखेंगे दोस्तों आगे। संरचना विधि, समन्वय विधि और मूल्यांकन विधि, जितनी भी महत्वपूर्ण विधियां थीं सभी को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है दोस्तों, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यपुस्तक विधि। चलिए दोस्तों बिना देर किए पढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक विधि। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, तो आप कॉपी पेन उठाइए, नोट कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो दोस्तों देखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि में इस विधि का समर्थन डॉक्टर बेस्ट महोदय ने किया था और इसका प्रचलन अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ था। बिल्कुल दोस्तों सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर बेस्ट महोदय ने किया था और इसका प्रचलन अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम देख चुके हैं 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति लाई गई थी अंग्रेजों के आने के साथ, तभी से नवीन विधियों का प्रचलन शुरू हो गया था, आधुनिक विधियों का। तो उसी के साथ जो पाठ्यपुस्तक विधि थी उसका प्रचलन शुरू हो गया था। दोस्तों याद रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह निकल कर सामने आता है कि पाठ्यपुस्तक विधि है उसका समर्थन किसने किया था? तो सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दोस्तों, डॉक्टर बेस्ट महोदय ने किया था। बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगला देखेंगे पॉइंट, इसमें कक्षा के स्तर अनुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों पाठ्यपुस्तक विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पाठ्यपुस्तक, तो इसमें क्या होता है, पाठ्यपुस्तक में क्या होता है दोस्तों, कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पहली कक्षा की बुक कुछ अलग होगी, दूसरी कक्षा की पुस्तक अलग होगी, तीसरी की अलग होगी। इसी प्रकार से जो भी जिस प्रकार का स्तर होता है उस प्रकार की पाठ्यपुस्तक होती है, उसकी सामग्री भी उसी प्रकार की होती है। ऐसा नहीं होता है कि 12th क्लास का बच्चा है और उसको फर्स्ट क्लास की जो बुक रहती है उस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर जो पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास की जो सामग्री रहती है वह पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है पाठ्यपुस्तक विधि में जो पाठ्यपुस्तक रहती है उसमें विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है, वह कक्षा के स्तर के अनुसार। किस प्रकार का स्तर है बच्चों का, किस कक्षा का स्तर, जैसे कि 6th क्लास है, 6th क्लास के हिसाब से सामग्री रखी जाएगी। 5th क्लास में है तो 5th क्लास के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक को माना गया है। बिल्कुल दोस्तों पाठ्यपुस्तक विधि है तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है वह कौन होता है? पाठ्यपुस्तक को ही माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्यपुस्तक विधि है। दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो भाषा शिक्षण है उसकी सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा, आप लगाएंगे पाठ्यपुस्तक विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करना और स्टार लगा लेना, IMP है। यह क्वेश्चन 1 या 2 बार आ चुका है। भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्यपुस्तक विधि है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें क्रमांक, वर्णमाला, छोटे शब्द, वाक्य और अनुच्छेद का ज्ञान करवाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक विधि में क्या होता है, पाठ्यपुस्तक में जैसे 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 कि फर्स्ट क्लास है उसमें वर्णमाला हो जाएगा, छोटे शब्द हो जाएंगे जैसे कि नल, कल, इस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे, अनुच्छेदों का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस शैली से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक भी तैयार की गई है। बिल्कुल दोस्तों, जो पाठ्यपुस्तक विधि है इसमें जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक भी तैयार की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार पाठ्यपुस्तक ही है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही, आज हमारी मैथ की बुक हो या जो भी बुक हो उसमें अभ्यास के पर्याप्त साधन, पर्याप्त क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कि कितने सारे प्रश्न दिए रहते हैं, कई संख्याओं में प्रश्न दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्यपुस्तक है, परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार क्या है, पाठ्यपुस्तक की परीक्षा आती है तो हम क्या करते हैं, आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कक्षाओं में, कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं तो 20 पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया जाता है। 20 जो होती है बुक होती है, तो क्या होता है, परीक्षा का आधार क्या है, बुक ही तो है, तो अभ्यास का आधार भी क्या है, बुक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो पाठ्यपुस्तक विधि में क्या होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं पिछले पॉइंट में कि इसमें क्रमांक, वर्णमाला, छोटे शब्द, वाक्य और अनुच्छेद का ज्ञान करवाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यदि इन सभी का ज्ञान हो जाता है तभी व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, तो प्रसंग आने पर ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है पाठ्यपुस्तक विधि में। अगला पॉइंट है, इन पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य कि इन्हें पढ़कर छात्र शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, पुस्तक का उद्देश्य ही होता है कि एक बालक बिना शिक्षक की हेल्प के क्या है, वह पढ़ सके और संस्कृत अच्छे से उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे सभी को देख लिया है। अब आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी विधि हो उसका अच्छाई होती है और बुराई भी होती है। तो दोस्तों, उसकी अच्छाई देखेंगे, गुण देखेंगे, पाठ्यपुस्तक विधि के गुण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ना। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, नियमबद्ध एवं उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण में सहायक। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक क्या रहती है, पाठ्यपुस्तक बिल्कुल नियम से पाठ दिए रहते हैं, नियम से जो अध्ययन सामग्री है वह दी रहती है और उद्देश्यनिष्ठ होता है सब कुछ। तो इस प्रकार से इसका पहला गुण क्या हो गया, नियमबद्ध एवं उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण में सहायक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक में असंख्य अभ्यास दिए रहते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, तो इससे क्या होता है, पाठ्यपुस्तक से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं अध्ययन प्रवृत्ति का विकास संभव है। तो दोस्तों, हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, पाठ्यपुस्तक से क्या होता है, पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक बालक बिना शिक्षक की हेल्प के स्वयं पढ़ सके, स्वयं प्रवृत्ति का विकास संभव हो। तो यह पाठ्यपुस्तक विधि का एक प्रमुख गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र हेतु पर्याप्त अभ्यास के अवसर। बिल्कुल दोस्तों, जो पाठ्यपुस्तक रहती है उसमें असंख्य प्रश्न दिए रहते हैं अभ्यास के लिए, तो इससे क्या होता है, बालक अभ्यास करता है और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाता है, तो इसका यह भी एक गुण है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन संभव है। बिल्कुल दोस्तों, शुरू में ही देख चुके हैं, पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि क्या एक बालक बिना शिक्षक की हेल्प के पढ़ सके। आगे देखेंगे, समय, श्रम व धन की बचत होती है। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक से क्या समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और धन की बचत भी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गुण तो होते ही और साथ साथ में दोष भी होते हैं, तो दोष भी देख लेंगे। गुण से ना पूछकर क्वेश्चन कभी कभी दोषों से ही पूछ लिया जाता है, और इस विधि में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वह पाठ्यपुस्तक विधि के दोषों से ही आते हैं। देखेंगे क्या दोष है, शिक्षण केवल पुस्तक आधारित हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक विधि का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि शिक्षण होता है वह कैसा हो जाता है, पुस्तक आधारित हो जाता है। आज आपने देखा होगा दोस्तों, आज भी क्या स्कूलों में पुस्तक आधारित ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत की अवहेलना होती है। बिल्कुल दोस्तों, अब दोस्तों पहली क्लास है, पहली क्लास में एक ही पुस्तक रहेगी, एक ही प्रकार की पुस्तक रहेगी। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है यह भी जान लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ यह होता है कि एक बालक का दूसरे में भिन्न होना, एक बालक की रुचि कुछ अलग है, दूसरे बालक की रुचि कुछ अलग है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना होती। एक ही प्रकार की पुस्तक है, या तो बालक मंदबुद्धि हो या फिर किसी प्रकार उसकी जो भी आवश्यकता हो उसको पढ़ना तो वही पुस्तक है, तो इससे व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या होती है, अवहेलना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी विद्यार्थी एक ही पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम जो लास्ट पॉइंट है उसमें देख चुके हैं कि सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यपुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है, शिक्षक उसे ही साध्य मान लेता है।
बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, जो पाठ्य पुस्तक है वह साधन होता है, लेकिन उसे क्या साध्य मान लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा दोष है पाठ्य पुस्तक विधि का। नेक्स्ट पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक प्रयोगात्मक नहीं। तो दोस्तों देखेंगे सैद्धांतिक ज्ञान किस प्रकार से दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट तो हैं ही, आप टाइम टेबल ही बनाते होंगे। आप 2 घंटे संस्कृत पढ़ेंगे, 2 घंटे बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, 2 घंटे जीके पढ़ेंगे, या अपनी तरह से जो भी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप टाइम टेबल तो बना लेते हैं, यदि आप उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वह एक सैद्धांतिक ज्ञान हो जाएगा। यदि आप उसको व्यवहार में ले आते हैं तो वह व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका दोष क्या है, इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि से जितने भी गुण दोष हो सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे, सभी को देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें हम प्रत्यक्ष विधि या सुगम विधि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सभी को कवर करेंगे। तो दोस्तों जाते जाते आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संस्कृत की पूर्ण जितना भी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस है, सभी को कवर किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे।